गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसके पहले सदिश व अदिश पढ़े हुए थे और आज के वीडियो में हम सीखेंगे गति व वेग या इससे संबंधित टॉप मोस्ट क्वेश्चन के बारे में। आज हम सिर्फ आपकी चर्चा करेंगे उन प्रश्नों पे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ ही उससे संबंधित जो भी तथ्य होंगे उसे भी मैं लेके चलूंगा, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला जो चीज हम इसमें पढ़ते हैं वह पढ़ते हैं अवस्था। क्या पढ़ते हैं? अवस्था। तो गति के आधार पर वस्तुओं की दो अवस्थाएं हम पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं विरामा अवस्था और दूसरा हम पढ़ते हैं गति अवस्था, ठीक ना। तो विरामा अवस्था और गति अवस्था। विरामा अवस्था किसे कहते हैं? तो यदि किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन न हो तो वस्तु की स्थिति विरामावस्था कहलाती है, और यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो वस्तु की स्थिति क्या कहलाएगी? गति की अवस्था। हाँ, कुछ चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करते चलेंगे और साथ ही में प्रश्नों को भी सीखेंगे और बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीख लेनी है हमको। तो प्रश्नों के सिलसिले में अगर आगे बढ़ें तो पहला जो प्रश्न इसमें पूछा जाता है वह है किसी निर्दिष्ट दिशा में, निर्दिष्ट दिशा माने निर्देशित दिशा में, निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहते हैं? तो जब एक निश्चित दिशा में हम गति करते हैं तो हम क्या करते हैं? वेग का अनुसरण करते हैं। किसका बाबू? वेग का। तो हमारा इसमें क्या होगा? वेग। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम सीधे से डिटेल लेके चलेंगे चाल और वेग के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? चाल। चाल किसे कहते हैं? तो एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। यानी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और दूर ये चाल जो है वह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। दूरी भी कैसी राशि है? अदिश। और समय भी कैसी राशि है? अदिश। तो याद रखिएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड और इसका बीमीय सूत्र होता है LT का पावर -1, और ये एक अदिश राशि है। साथ ही देखिए ध्यान से, अब बात आती है कि दूरी बटा समय क्या कहलाया? चाल। दूरी बटा समय क्या है आपका? चाल। तो उसी तरीके से अगर वेग को पढ़ा जाए तो वेग बराबर होता है आपका विस्थापन बटा समय। क्या कहलाएगा? विस्थापन बटा समय। तो यहाँ पे सबसे पहले दूरी के बारे में जान लें। तो किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं, यानी ऑटोनोमस मोशन करेगा, कहीं भी ये गति कर सकता है, कोई निश्चित दिशा नहीं होती। जबकि विस्थापन किसे कहते हैं? तो दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को या किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई जो रेखीय पथ की लंबाई क्या कहलाती है? विस्थापन। याद रखिएगा, विस्थापन का मान यहाँ पे क्वेश्चन पूछ भी देता है, विस्थापन का मान सदैव दूरी से कम रहता है। विस्थापन का मान दूरी से क्या रहता है? कम रहता है। दूसरी चीज कि दूरी बटा विस्थापन का मान, ये भी ध्यान रखिएगा, दूरी बटा विस्थापन का मान सदैव 1 से अधिक होता है। सदैव 1 से अधिक होता है, ये भी आपके संबंधों में पूछ लिया जाता है, ठीक ना। तो चलिए आगे हम देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा था कि किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं बाबू? वेग। फिर दिया है किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। तो वेग समरूप, समरूप माने समान। तो किसी पिंड का वेग कब समान कहा जाएगा? जब वेग का परिमाण व दिशा दोनों समान हो। जब वेग का परिमाण क्या हो? परिमाण व दिशा दोनों समान हो तो उसे हम कहते हैं समान वेग। आपका आता है एक समान वेग। क्या आता है? एक समान वेग। और आता है असमान वेग। ये दो चीजें हम पढ़ते हैं। एक समान वेग मतलब यदि कोई पिंड यदि किसी पिंड द्वारा समान समय में समान विस्थापन तय किया जाए तो उसकी वेग क्या कहलाएगी? एक समान वेग। अगर भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न विस्थापन तय किया जाए तो वो कहलाता है असमान वेग, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो 3 नंबर आपका बना है वह है चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। तो अभी हमने पढ़ा कि चाल आपका S बराबर होता है दूरी D और बटा समय T। तो संबंध क्या होगा? S बराबर D/T, या आप ये भी कह सकते हैं कि ST बराबर D, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। नेक्स्ट है तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु, तो ध्यान दीजिए तत्कालिक वेग पहले जान लें। तत्कालिक, तत्कालिक मतलब तात्क्षणिक वेग कहते हैं इसको। हम क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग। यानी किसी क्षण विशेष में वेग को हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। किसी क्षण विशेष में हम क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग। और तात्क्षणिक वेग भी बराबर होता है
dh/dt यानी अवकलन के रूप में, और इसे ही पढ़ा जाता है समय के सापेक्ष विस्थापन का अवकल गुणांक क्या कहलाएगा? आपका वेग कहलाता है। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। तत्कालिक वेग और आपका औसत वेग तब बराबर होते हैं जब उनका त्वरण शून्य होता है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। किसी पिंड का विस्थापन यानी कि d समानुपाती होता है t के, यानी अगर समय में परिवर्तन के साथ साथ आपके विस्थापन में भी परिवर्तन हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं क्या? समान वेग। इसे हम क्या कहते हैं? समान वेग। अगला है आपका कि मुक्त अवस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर मुक्त अवस्था में कोई कण नीचे की ओर गिर रही है तो वह समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि बहुत तेजी से नीचे की ओर गिर रहा होता है। 5 किलोग्राम की वस्तु यानी पिंड का द्रव्यमान कितना है बाबू? 5 किलोग्राम है। और आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा है वस्तु पर 40 न्यूटन का बल लग रहा है। कितने न्यूटन का? 40 न्यूटन का बल लग रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि त्वरण क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है? त्वरण क्या होगा? तो याद रखिए बाबू, जब हम न्यूटन की गतिविधि से आपके द्वितीय नियम को पढ़ते हैं तो वहां पे हमें बल के लिए परिभाषा प्राप्त होती है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, न्यूटन के कितने नियम है? 3। न्यूटन का गतिविधि से प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। न्यूटन की गतिविधि से प्रथम नियम को हम कहते हैं जड़त्व का नियम। न्यूटन की गतिविधि से प्रथम नियम को हम क्या कहेंगे? जड़त्व का नियम। और न्यूटन की गतिविधि से प्रथम नियम से ही हमें बल के लिए परिभाषा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होगी? बल के लिए परिभाषा। तो आपका ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि न्यूटन के गतिविधि से किस नियम से बल के लिए परिभाषा प्राप्त होती है? तो वह होगा प्रथम नियम। द्वितीय नियम से हमें प्राप्त होता है, इसको हम कहते हैं संवेग का नियम, यानी संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। और साथ ही साथ इसी से बल के लिए व्यंजक प्राप्त होता है, बल के लिए व्यंजक या सूत्र प्राप्त होता है। तो न्यूटन की गतिविधि से द्वितीय नियम से आपको बल के लिए सूत्र भी प्राप्त होता है। सूत्र होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल कितना दिया है बाबू? 40 दिया है। द्रव्यमान कितना दिया है? 5। क्या पूछा है? त्वरण ए। तो ए बराबर होगा 40/5, 5 × 5, 5 × 40, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा त्वरण क्या है? त्वरण एक सदिश राशि है और वेग परिवर्तन की समय दर को हम कहते हैं त्वरण। क्या कहा हमने? वेग परिवर्तन की समय दर को, वेग परिवर्तन की समय दर को हम कहते हैं त्वरण। और याद रखिएगा बाबू, त्वरण 2 प्रकार के हो सकते हैं। त्वरण कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार से। एक, अगर वेग परिवर्तन ऋणात्मक हो तो त्वरण होता है ऋणात्मक, और वेग परिवर्तन अगर धनात्मक हो तो ये होता है धनात्मक। तो त्वरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है धनात्मक त्वरण और एक होता है ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण को ही हम त्वरण कहते हैं, जबकि ऋणात्मक त्वरण को आप कहते हैं मंदन। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन। याद रखना बाबू, त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और बी में सूत्र होता है LT⁻²। तो इन सब चीजों पर भी फोकस करनी है। अगला आपका प्रश्न दिया गया है कि एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति का उदाहरण है। तो बताओ बाबू, अगर भीड़ भाड़ सड़क पे अगर बस चल रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि कभी इसका वेग बढ़ेगा तो कभी इसका वेग घटेगा, यानी आपकी वेग में बार बार परिवर्तन होगा। यानी ये भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न दूरियां या विस्थापन तय करेगा। तो किस प्रकार की गति होगी? असमान गति होगी। क्या कहेंगे हम? असमान गति। इसे हम कहते हैं असमान गति। अगला है, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो। यदि वेग समय ग्राफ क्या हो? समय अक्ष के समांतर हो तो इसका क्या मतलब होता है? तो अगर हम एक्स एक्सिस पे समय को ले लें, एक्स एक्सिस पर किसको लें? समय को। और वाई एक्सिस पे अगर हम किसको ले लें बाबू? वेग को ले लें और एक ग्राफ खींचें तो इसको हम कहते हैं वेग समय ग्राफ। अगर यहाँ पे इसके समांतर रेखा खींच दी गई है तो इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पे इसके समांतर यूं रेखा खींची जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका समय बढ़ रहा है लेकिन वेग जो है वह नियत दर से आगे चल रही है। यानी वेग क्या होगा? एक समान होगा। वेग कैसा होगा? एक समान होगा। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 10 नंबर, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को दर्शाता है? कौन सा भाग क्या करता है? शून्य त्वरण को
दर्शाता है। तो जाहिर सी बात है, पहले हम ग्राफ को देख लें, आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपका ऐसे दे दिया है, ये बिंदु ए दे दिया है, यहाँ पे ऐसे कोई कण गति करके यूं चली गई है, ये बिंदु बी है और ये सी है और ये हो जाएगा डी। अब देखो ध्यान से, इसको अगर देखें तो भाई पूछा है कि कौन सा शून्य त्वरण को, शून्य त्वरण का मतलब क्या हुआ कि वेग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। त्वरण कब शून्य हो सकता है, त्वरण ए बराबर होता है वेग परिवर्तन यानी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, या ई बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा क्या हो जाता है समय अंतराल। भी से होता है अंतिम वेग और यू से होता है प्रारंभिक वेग। अगर वेग में ही ना परिवर्तन हो तो भी किसके बराबर हो जाएगा, यू के। तब यू यू कटेगा तो ये हो जाएगा आपका जीरो, तो जीरो में डेल्टा टी से भाग देंगे तो वह भी जीरो। ऐसे में त्वरण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी अगर समय के साथ ये जो वेग हो उसमें परिवर्तन होना नियत हो जाए, यानी कोई परिवर्तन ना हो, तो त्वरण कैसा होता है, आपका शून्य हो जाता है। तो बी से सी तक हम चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वेग हमारा क्या है, समान रूप से है, और भले ही समय आगे की ओर बढ़ रहा है तो वेग के जीरो होने यानी वेग परिवर्तन के शून्य होने की वजह से त्वरण भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला का प्रश्न है, गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है। आपका दिया है गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है। तो गति का कितने समीकरण है, तीन समीकरण है, 1 2 और 3। गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। तो ये v को क्या कहते हैं, अंतिम वेग, u को कहते हैं प्रारंभिक वेग, a को कहते हैं त्वरण, और t है समय, s को कहते हैं विस्थापन। दूसरा ना पूछा है कि गति के दूसरे समीकरण और समय के बीच क्या संबंध होता है, तो समय और ये आपके विस्थापन के बीच संबंध होता है। ऑप्शन में दिया संवेग, त्वरण, वेग और स्थिति, तो स्थिति विस्थापन, ठीक ना। अगला है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। तो अगला दिया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। तो गति की दिशा को निर्देशित करता है कौन, वेग। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। तो कोई अगर एक निश्चित दिशा में बढ़ रही होगी, गतिशील है, तो वो कहलाएगा वेग। अगर कोई व्यक्ति गति कर रहा है तो उसके द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई विस्थापन कहलाएगा। वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय, देखिए वेग में परिवर्तन और बटा लगने वाले समय का अनुपात क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है त्वरण। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कार का त्वरण शून्य है, तो ये नियत त्वरण पर दौड़ने वाली है। कार का वेग क्या है, शून्य है। अगला दिया है कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, तो ऐसा नहीं है जब वो नियत त्वरण से चल रहा है तो कैसे बदलेगा। कार का वेग निरंतर बदल रहा है, हाँ अगर ये नियत त्वरण से चल रहा है इसका मतलब है कि समान अंतराल से इसके वेग के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो यानी कि वेग बार बार बदलेगा। अगला है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण कितना होगा। तो जब वो एक समान गति से गति कर रही है यानी कि उसका प्रारंभिक वेग अंतिम वेग के क्या हो जाएगा, बराबर। ऐसे में त्वरण कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। तो देखिए ध्यान से, आपने पढ़ा था कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। समय को कर दीजिए पक्षांतर, तो वेग इंटू समय क्या कहलाएगा, विस्थापन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, विस्थापन। अगला आपका क्वेश्चन है कि का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर उसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक ना। तो हम निर्देश तंत्र का वहां पे प्रयोग करते हैं। अगला है, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। तो अभी हमने पढ़ा, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। तो देखिए अगर आपका दूरी शून्य है तो जाहिर सी बात है कि आपका विस्थापन भी शून्य होगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि विस्थापन का मान कभी भी त्वरण से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका कि 20 नंबर में, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, ये 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो इसका कारण क्या है, तो भाई जाहिर सी बात है, जिसको ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो वास्तव में भले ही वो ऊपर की ओर गति करेगा लेकिन गिरेगा उसी पॉइंट पे। ऐसे में उसका विस्थापन शून्य रहता है। विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है भाई, विस्थापन की परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। अगला आपका क्वेश्चन है
कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो ये एक समान चाल कहलाता है। क्या कहलाएगा बाबू? समान समय में समान दूरी अगर तय करता है तो एक समान चाल कहलाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला आपका प्रश्न है कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो ये क्या कहा जाएगा? तो समय के साथ अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं गति अवस्था। तो उस पर्यवेक्षक को हम कहेंगे कि वह गतिशील अवस्था में है। अगला है कि किसी वस्तु का त्वरण इसके में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। तो बाबू किसी वस्तु का जो त्वरण होता है वह वेग में परिवर्तन का समय दर होता है। तो क्या आंसर होगा आपका? वेग। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का अगला निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो वेक्टर मतलब सदिश। पहला दिया समय तो नहीं है, तापमान नहीं है, दूरी नहीं है, तो वेग एक सदिश राशि। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन है कि आपका फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहा जाएगा? तो अगर स्थिति में परिवर्तन है और समय के सापेक्ष है तो वेग कहलाएगा। अगला है कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाली ग्राफ को क्या कहते हैं? तो समय के साथ अगर वेग को दिखाने या दर्शाने वाला जो आपका ग्राफ होगा उसे हम कहते हैं वेग समय ग्राफ। अगला है शून्य त्वरण का अर्थ क्या है? शून्य त्वरण का अर्थ है कि वह लगातार गति कर रही है लेकिन उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अर्थात वेग क्या है? नियत है। अगला आपका दिया है कि धनात्मक त्वरण का क्या अर्थ है? तो देखिए दो त्वरण हमने बताए थे। त्वरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं पॉजिटिव त्वरण जिसको हम धनात्मक त्वरण या सिर्फ त्वरण कहते हैं, और दूसरा होता है निगेटिव त्वरण। और निगेटिव त्वरण या निगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं मंदन। तो धनात्मक त्वरण का मतलब है कि वेग का जो परिवर्तन होगा यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होगी वह सदैव कितना होगा? पॉजिटिव, यानी वेग लगातार बढ़ते जाता है। अगला है एक सामान्य वृत्तीय गति में चाल एवं वेग दोनों अचर रहते हैं। चाल एवं वेग दोनों चर रहते हैं। चर एवं वेग अचर। तो पहले तो हम वृत्तीय गति के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे जब कोई कण वृत्तीय गति यूं करता है तो ऐसे में इसका रेखीय चाल सदैव नियत रहता है। क्या नियत रहता है? रेखीय चाल नियत रहता है। अब वेग के बारे में देखते हैं। ये बताइए जब हम ऐसी गति करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे एक स्पर्शी खींचा जाए तो यूं तीर बनेगा, यहाँ पे स्पर्शी एक और तीर, यहाँ पे स्पर्शी एक और तीर, यहाँ पे स्पर्शी एक और तीर, यहाँ से स्पर्शी। यानी कि हम देख रहे हैं कि वेग का परिमाण तो नियत रह रहा है, नियत रहता है क्योंकि चाल नियत है तो वेग का परिमाण नियत रहेगा, लेकिन इसकी दिशा प्रत्येक बिंदु पे बदलती जाती है। इसकी दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती जाती है, इसलिए जो चाल वेग होगा वह अचर रहेगा, यानी उसकी दिशा बदलती रहेगी। अगला है वेग v से चलती हुई कार का ड्राइवर ए दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, उससे निम्नलिखित करना चाहिए। तेजी से ब्रेक लगानी चाहिए, तेजी से मोड़ लेना चाहिए। ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं, तो दोनों कर सकता है वो, ठीक ना? यानी कि वह या तो ब्रेक ले सकता है या तो आपका वहां पे मोड़ है तो क्या कर सकता है? मोड़ सकता है। अगला है किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, तो त्वरण क्या रहेगा आपका? अगर विस्थापन समय के समानुपाती है तो वेग समरूप रहेगा। अगला आपका दिया है, अगला यहाँ पे अब ये क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।